हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वरुण पाठशाला मिशन 2024 यूपीएससी सीएससी 15 अगस्त में आपका स्वागत है। देखो, जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। डेली बेस का आपको करंट अफेयर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई परचेस नहीं करना, कुछ नहीं करना। मंथली और वीकली दोनों रिवीजन चलेगा, दोनों आपको हमेशा मिलता रहेगा। जुलाई क्योंकि रिसेंटली हमारा स्टार्टेड है, तो जुलाई का जो भी कंपाइलेशन है वो भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी आपकी, उस पर काम चल रहा है। अभी स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी करंट करंट अफेयर है वो है माता गानी हजरा और कनकलता बरुआ के नाम पे। इनको बेसिकली हमारा कंटेक्स्ट क्या कहता है? कंटेक्स्ट ये कहता है, हमारी जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको ट्रिब्यूट पे किया है बिकॉज ऑफ ये वुमेन फ्रीडम फाइटर्स रही हैं। तो आपके लिए मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत सही है, पढ़ो जरूर। नोटेबल फिगर हैं दोनों के दोनों। क्या है, सबसे पहले माता गानी हजरा की बात कर लेते हैं। तो जो माता गानी हजरा है, 1969 में इनका जन्म होता है वेस्ट बंगाल के तामलुक जिले में। एक यंग एज के अंदर इनकी शादी हो जाती है, 18 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती हैं। विधवा हो जाने के बाद में इन ये डिसाइड करते हैं कि अपनी जो लाइफ है अपने आप को समर्पित करेंगे सोशल कॉज के अंदर, सोशल इश्यूज के ऊपर। सोशल इश्यूज हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा क्या था? नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि अपने देश के नाम समर्पित करेंगे। इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर और सॉल्ट मार्च के अंदर। तो वहाँ इन्होंने अपना बेसिक पूरा पूरा योगदान दिया। देन उसके बाद में इन्होंने क्वाइट इंडिया मूवमेंट के अंदर अपना योगदान दिया। उस टाइम पे 73 की हो चुकी थी, और 73 की होने के बाद भी इन्होंने 6000 प्रोटेस्टर्स के साथ में तामलुक पुलिस स्टेशन को घेर लिया। घेरने के बाद में ब्रिटिश एंड इनके साथ में क्लैश हुआ। जब क्लैश हुआ तो इनको जान चली गई, इनको गोली मार दी गई। तो ये था माता गानी हजरा जी की कहानी। तो इनका अच्छा खासा ट्रिब्यूट इन्होंने दिया है, हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते। चाहे हमारे शहीद भगत सिंह जी हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, ठीक है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, डजेंट मैटर। हमें इनको भी उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी हम बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं। तो इनके लिए भी हमारी तरफ से सलाम है, हमारी तरफ से सल्यूट है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा है हमारे पास कनकलता बरुआ जी। तो कनकलता बरुआ जी क्या है? कनकलता बरुआ जी बिल्कुल यानी कि यंग एज के अंदर अपनी सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के क्वाइट इंडिया मूवमेंट के अंदर लग चुकी थी। इनका सिंबल ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन कमाल का था। सिर्फ 17 साल की उम्र में इन्होंने मृत्यु भूमि एक ग्रुप का, फ्रीडम फाइटर्स का एक ग्रुप था, उसको इन्होंने बेसिकली हौसला अफजाई करी। और तिरंगा लहराया कहाँ पे? गोहुर पुलिस स्टेशन में, जो कि आसाम के अंदर है, 1942 के अंदर, 20 सितंबर 1942। इनका जो डिटरमाइन था, इन्होंने लीड किया, अच्छे खासा एफर्ट्स दिखाए। बट हुआ क्या, जब इन्होंने फ्लैग लहराया, फ्लैग हाथ में था, देन उस टाइम पे इनका भी कन्फ्रंटेशन हुआ विद द पुलिस। देन इनको भी गोली मार के इनकी हत्या हो गई, यानी कि वहाँ ये शहीद हो गई। शहीद हो जाने के बाद इन 2020 सबसे अच्छा काम क्या हुआ कि कोस्ट गार्ड वेसल का एक नाम रखा गया जो कि इनके नाम पर समर्पित था, ताकि इनको ट्रिब्यूट दिया जा सके। नाउ जरूरी क्या है, चाहे ये दोनों वुमेन, चाहे माता गानी हजरा हो या फिर कनकलता बरुआ हो, इसके अलावा जितने भी हमारी फ्रीडम फाइटर, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन सबको हमें अच्छा खासा ट्रिब्यूट पे करना चाहिए ऑन दिस 77th ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो आप इन सबको अच्छा खासा ट्रिब्यूट पे करें और इनको सपोर्ट करें। थैंक यू। अगर आगे चलते हैं, वहीं जब हम कीर्ति चक्रा की या फिर शौर्य चक्रास की बात करते हैं, तो हमारा 76 गैलेंट्री अवार्ड्स इस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी ने सैंक्शन किए हैं, जो कि बेसिकली सीएपीएफ के पर्सनल्स को दिए जाएंगे ऑन इंडिया 77th इंडिपेंडेंस डे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कीर्ति चक्र है। कीर्ति चक्र क्या है? देखो, सेकंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जो कि बेसिकली प्रेजेंट किया गया है 4 सीआरपीएफ पर्सनल्स को, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, ध्यान रखिएगा। जिनका देहांत हो गया, जो कि शहीद हो गए नक्सल के साथ में मुठभेड़ में अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ में। वहीं 11 इंडिविजुअल्स को हमने शौर्य चक्र दिया है, यानी कि शौर्य चक्र दिया गया है, जो कि शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जो कि आर्मी, सीआरपीएफ जवान और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस को दिया गया है। वहीं 5 अलग से अवार्ड हैं जो कि पोस्टमसली दिए गए हैं, यानी कि 5 ऑफ दीज अवार्ड्स बेसिकली इनको दिया गया है जो कि मरणोपरांत हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं टोटल 54 यानी कि अप्रूव अवार्ड्स में जैसे 54 सेना मेडल हैं, और 3 नौसेना मेडल हैं, 4 वायुसेना मेडल हैं। इसके अलावा 30 जो बेसिकली द प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो ग्रांटेड 30 मेंशन डिस्पैच टू आर्मी 1-1 पर्सनल, डायरेक्टली उनको दिए गए हैं, तो जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल रहते हैं या फिर बाकी सारी चीज़ों में। वहीं जो तीसरा हमारा जो करंट अफेयर है, वो हमारा प्रधानमंत्री उस्तक शिक्षा अभियान। ध्यान रखिएगा, पीएम ऊषा का जो पुराना नाम है उसे कहते हैं हम रूषा, यानी कि
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। लेकिन अभी का जो कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट क्या कहता है, कंटेक्स्ट कहता है 14 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज के साथ केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने से मना कर दिया है। किसके लिए? एनईपी के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, विद एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में। क्यों मना कर दिया इनको? अपने स्टेट के अंदर इनको क्यों नहीं लेके आना है? कुछ तो कारण रहा होगा कि मना कर रहे हैं, हमें एनईपी अभी नहीं लाना है, हम मना कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम साइन नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है, ध्यान रखिएगा, कि जब आप एनईपी साइन कर दोगे या फिर एमओयू साइन कर दोगे, एमओयू साइन करने के बाद में ये 13,000 करोड़ तक का फंड ये ले सकते हैं, लेकिन इन नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर इनको टोटल मिल जाएगा, बट ऑल्सो 40% ऑफ फंड इनको खुद अरेंज करना पड़ेगा स्टेट को। 40% का जो फंड है, यानी कि जो भी है वो इनको खुद अरेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेट्स ने मना कर दिया है, उनकी आर्ग्यू है, दे डोंट हैव फंड टू ब्रिंग अप एनईपी रिलेटेड चेंजेस कुछ भी लाने के लिए। बट ये चीज़ गलत है, दे हैव टू साइन दिस, और उनको अपने यहाँ पर ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल विदाउट डिले। अब अगर यहाँ पर चाहे बिहार की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, या फिर अलग कुछ स्टेट्स की बात करूँ जहाँ पर हरियाणा भी शामिल है, तो यहाँ पर जो एजुकेशन जो सिस्टम है ना, वो इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है जिसका मैं कुछ बात नहीं कर सकता। ये लोग सिर्फ इस भरोसे पढ़ रहे हैं क्योंकि इनको एक अच्छी एजुकेशन जो सिस्टम है वो इनको ट्यूशन से मिल रहा है, जो लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, चाहे हरियाणा की बात कर लो या बाहर की बात कर लो या फिर बिहार की बात कर लो। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बिहार के अंदर इस टाइम पे इतनी कैपेबिलिटीज है ना, कि अगर बिहार के लोगों को अच्छी एजुकेशन पॉलिसी मिले और स्टेट्स के अंदर से ये सारी चीज़ें खत्म की जाए, तो 90% ऑफ यूपीएससी रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बिहार से आएगा। 90% ऑफ यूपीएससी रिजल्ट। So this is actually the capability of Bihar. So don't underestimate people of Bihar. They are also amazing in terms of like talking with each other. तो salute them even. आज की डेट में जितना भी रिजल्ट आता है, वहीं चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ या बाकियों की भी, दे आर ऑल्सो ऑन गुड ऑन दैट टर्म्स। तो इनको एजुकेशन पॉलिसीज को डिले करना ही नहीं चाहिए। चाहे केरला की बात करो, केरला के अंदर तो पता नहीं कैसी एजुकेशन पॉलिसी है, दे आर एजुकेटेड बट स्टिल इलिटरेट। ओके, मैं देखो क्लियरली बात करने की क्षमता रखता हूँ, मुझे कोई डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बोलने से पहले मैं सोचने की क्षमता इतना नहीं है कि मुझे इन चीज़ों पे सोचा जाए। केरला सिस्टम एवरीवन नोज व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन। वहीं अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ या फिर वेस्ट बंगाल की बात करूँ, वेस्ट बंगाल सीधे गड्ढे में गिरा पड़ा है, जिस टाइम पे उठने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एक अलग ही समाचार होंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की देखते हैं कि जो पीएम ऊषा स्कीम है वो है क्या। जो पीएम ऊषा स्कीम है, बेसिकली इसका रीनेम किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान इसको रखा गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपको ध्यान रखिएगा। रन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स इसको रन करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेसिकली लेके आना, अकेडमिक रिफॉर्म्स लेके आना, इंकरेज करना रिसर्च के लिए, हायर एजुकेशन लेके आना, क्वालिटी होना चाहिए बेसिकली अच्छी खासी, एम्प्लॉयबिलिटी ताकि उससे बढ़े एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। वहीं मेरू क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर 100 करोड़ रुपए का बेसिकली सपोर्ट दिया जाता है, तो ताकि अच्छी खासी LWE लाएं और साथ में ICT लाए वहाँ पे। तो रूषा को 2013 में लाया गया था और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। सो दिस इज एक्चुअली, आगे देख लो। रेमिटेंस की बात करें तो रेमिटेंस के मामले में इंडिया ने दोबारा बाकी कंट्रीज को पछाड़ दिया है। इंडिया इज अगेन हाईएस्ट फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स। 26% ग्रोथ देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू 2022। 2023 के अंदर हमारा जो रेमिटेंस है वो 112 बिलियन का है। वहीं 2022 में ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 89 मिलियन था। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे तो इसका कहने का मतलब यानी कि सीधा सा एक चीज़ बढ़ती है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, इंडियन प्रोफेशनल, उनकी जो डिमांड है बाहर की कंट्रियों में वो बहुत ज़्यादा है। अब रेमिटेंसेस होती क्या है? देखो रेमिटेंस क्या होती हैं, जो भी आपके भाई बंधु चाचा ताऊ रिश्तेदार इधर उधर के लोग बाहर जाके रहते हैं, उसके बाद वो एक आपको फंड ट्रांसफर करते हैं, और फंड ट्रांसफर करने के बाद जो आपको अकाउंट में आता है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द रेमिटेंस। वो आता आपके पास फॉरेन करेंसीज के अंदर है, लेकिन आपको बैंक के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू जो दिया जाता है वो आपको इंडियन करेंसी में दिया जाता है। ठीक है, तो आपका जो भी रेमिटेंसेज आती है इनको करंट अकाउंट में देखा जाता है, और करंट अकाउंट में देखने की वजह से इंडिया यानी कि जो भी कंट्री होती है जिसको मिलता है, चाहे अगर इंडिया की बात करें तो वो लायबल या फिर कैपेबल हो जाती हैं अपने करंट अफेयर जो डेफिशिएट ट्रेड डेफिशिएट्स हैं उनको सॉल्व करने में, उनको इक्वल करने में। सो दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, और इंडिया का जो ट्रेड है वो भी बढ़ता है।
तो दिस इज एक्चुअली एक सर्कल बना हुआ था, जो कि मैंने आपको इकोनॉमिक सीरीज में मैंने आपको कई बार समझाया कि यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो गई, 1 रुपया यहाँ आया तो इसमें से 50 पैसे यहाँ जाएंगे, 25 पैसे यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से 10 पैसे यहाँ जाएंगे, फिर 5 पैसे, फिर 1 पैसा। तो इस तरीके से सर्कल चल रहा रहता है। तो ये पूरा 1 रुपया घूमता रहता है और इस तरीके से पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी चलती रहती है। सो चाहे वो इंडियन हो या फिर कोई भी इकोनॉमी, सारी चलती है। तो इंडिया ने कंसिस्टेंटली, मैंने आपको बताया, काफ़ी टाइम से टॉप पर रहा है। इसको एफडीआई से मैच मत कीजिएगा, एफडीआई हमेशा डिफरेंट होता है। एफडीआई इज नॉट पार्ट ऑफ रेमिटेंस, एफडीआई अलग चलता है। तो अगर एफडीआई की अगर आप देखोगे तो 2023 के अंदर हमारा जो एफडीआई रहा है वो $71 बिलियन का रहा है। वहीं अगर 2022 के मामले में ये हमारे पास 85 था, यानी कि अभी की डेट में हमारा कम हो गया है। टॉप 5 रेसिपिएंट्स में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में रेमिटेंसेस किसी के पास आती है तो वो इंडिया के पास आती है, देन उसके बाद मैक्सिको, देन उसके बाद चाइना, देन फिलीपींस एंड द पाकिस्तान। पाकिस्तान भैया का कुछ करना पड़ेगा, एल्स दे विल बी गॉन। वहीं अगर आप देखोगे तो इंडिया को सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है वो कहाँ से आती है, तो और किस किस कंट्री का सबसे ज़्यादा हाथ है, तो यूएसए हैज़ द टॉप, बेसिकली टॉप पे रहेगा, जहाँ पर 23% ऑफ रेमिटेंस वी रिसीव फ्रॉम द यूएसए ओनली, 18% फ्रॉम द यूएई ओनली, एंड 7% फ्रॉम द यूके। सिंगापुर से 6% आती है, सऊदी अरेबिया से 5% आती है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर। अब एनपीसीआईएल ने क्या कहा है, बेसिकली एनआरआईज को, जो भी बाहर कंट्रीज में रहते हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी, जो भी एनआरआईज हैं, कि आप एक काम करो, आप डायरेक्टली यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करो, इधर उधर का चक्कर मत पड़ो, बैंक वैंक ये सब ना ना। आप यूपीआई लॉगिन करो और डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करो, दे विल अप्रूव दिस। तो ये उन्होंने डायरेक्टली उनको बोला ताकि डायरेक्टली पैसा आ जाए और डायरेक्टली इंडियन अकाउंट्स में इनको मिले। तो लास्ट एंड फाइनल जो हमारा करंट अफेयर है वो बेसिकली है नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हुआ क्या है, एक मेल टाइगर की डेथ हो चुकी है रोड एक्सीडेंट में, व्हीकल के थ्रू। और इस रोड एक्सीडेंट की वजह से अब तक की डेट में 26 टाइगर की जान जा चुकी है, फ्रॉम रोड एंड रेल एक्सीडेंट के थ्रू, 2011 से लेकर 2021 तक। और ये जान जो जा रही है ये छोटी मोटी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। और इन्हीं के कारण की वजह से धीरे धीरे अगर यही एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो एक टाइम पर इनकी जो पॉपुलेशन होती है, इनकी जो बेसिकली जनसंख्या होती है, वो वल्नरेबल में काउंट हो जाती है, देन उसके बाद में एक्सटेंट में चली जाएंगे। तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। वहीं नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गोंडिया बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। तो 46 टाइगर रिजर्व है, जिसको 2013 के अंदर बनाया गया था महाराष्ट्र में। इसके अलावा आपको ये नवेगांव दिखेगा, नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लो, या फिर नेशनल पार्क, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये सारे के सारे महाराष्ट्र में, आप नोट डाउन कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपको पता है ऑलवेज 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इस टर्म से आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया बेसिकली जो लैंडस्केप है, जो मेजर है, चाहे इस अगर आप मैप को देखोगे तो हमारे पास टाइगर रिजर्व्स की जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कान्हा, पेंच, तड़ोबा, अंधेरी, इंद्रावती, इन एरिया में पाई जाती है। और ये जितने भी टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली काउंट हो जाते हैं, चाहे कान्हा हो, पेच हो। तो ये सारे के सारे बेसिकली बॉर्डर बना लेते हैं इस एरिया के साथ में, हमारा ऊपर मध्य प्रदेश है इसके साथ में। तो ये नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाकी के सारे जितने भी हैं मैं आपको मैप के अंदर दिखा दूंगा। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। मिलते हैं दोबारा, जुलाई की करंट अफेयर्स मैं आपको जल्दी दे दूंगा, ऑलरेडी हम उस पर काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, मिशन 2024 चल रहा है, ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।